खुश आमदीद आप सभी तलबा का आप आज के लेक्चर में। आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो दो पॉलिटिकल साइंस के दो अहम मौजू है, एक आज़ादी और दूसरा मसावत, लिबर्टी और इक्वालिटी। पॉलिटिकल साइंस की दो अहम सब्जेक्ट में ये दो अहम मौजू माने जाते हैं। मैं शुरू करता हूँ आज़ादी यानी लिबर्टी से, फिर उसके बाद में मसावत के बारे में आपके साथ डिस्कस करूंगा। आज़ादी जब मैं डिस्कस करूंगा, लिबर्टी जब मैं डिस्कस करूंगा, तो मैं इन चीज़ों पे बात करूंगा। एक, इसका मतलब, इसका मफहूम क्या है, यानी आज़ादी हम किसको बोलते हैं। जब हम पॉलिटिकल साइंस में लिबर्टी की बात करते हैं तो हमारा माने क्या है उस चीज़ से। दूसरा, उसके बाद में डेफिनेशंस यानी तारीफात के बारे में बात करूंगा। मैं कुछ मखसूस डेफिनेशंस यानी तारीफात आपके साथ डिस्कस करूंगा, उनको हम डिकोड करेंगे, उनकी तशरीह करेंगे, उससे हम समझने की कोशिश करेंगे कि आज़ादी का मतलब क्या है। और फिर इस सेक्शन के आखिर में आज़ादी के अकसाम के बारे में हम बात करेंगे, यानी टाइप्स ऑफ लिबर्टी, क्योंकि बहुत सारे टाइप्स है, यानी नेगेटिव और पॉजिटिव लिबर्टी जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं, वो दोनों अहम टाइप्स है आज़ादी के। तो ये सभी चीजें जो है आज पहले सेक्शन, इस सेक्शन के पहले सेक्शन, इस लेक्चर के पहले सेक्शन में हम इन चार चीजों के बारे में बात करेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं मीनिंग से। मफहूम आज़ादी का क्या है, यानी मीनिंग ऑफ लिबर्टी क्या है। आज़ादी का तस्वुर अगर आप देखेंगे, हमेशा ही से ही पॉलिटिकल साइंस में एक अहम जगह रखी है। शुरुआत में जब पॉलिटिकल साइंस एक सब्जेक्ट के तौर पे हम सामने आया, पॉलिटिकल थियरी खासकर हमारे सामने आई, तो आज़ादी यानी लिबर्टी का हमेशा से ही अहम जिक्र किया जाता है। और आज़ादी अदरवाइज उसके अलावा भी, ना सिर्फ सब्जेक्ट में बल्कि सब्जेक्ट के बाहर में भी जब देखते हैं, तो आज़ादी का एक खास मकसद रहा है दुनिया में, दुनियाई हुक्मरानों का। पहले से आप एंशिएंट हिस्ट्री से देखिए, आज तक कई सारी जंगें, कई सारी जदोजहद जो हुई है, इसी आज़ादी को हासिल करने के लिए हुई है। कई बार वो जंगें इंडिविजुअल आज़ादी के लिए लड़ी गई है, कई बार वो बहस व मुबहस की बातें जो है इंडिविजुअल या फर्द की आज़ादी के लिए लड़ी गई है, और कई बार वो मुल्क की आज़ादी के लिए लड़ी गई है और लड़ी जा रही है बहुत सारी जगहों में आज की दुनिया में भी। तो आज़ादी का मतलब जो है, इसका बेसिक मीनिंग जो है, एक लाइन में अगर हम बोलेंगे तो इसका मतलब यह है कि इंसान तमाम गैर और बैरूनी मुदाखलत से आज़ाद है। जब मैं कहता हूं कि मैं आज़ाद हूं, मैं आई हैव लिबर्टी, तो उसका मतलब है कि मुझ पे किसी और की हुकूमत नहीं चल सकती। हाँ, कानून है, हुक्मरान है, वो लोगों के ऊपर कानून बनाते, वो लोगों को कुछ ऑर्डर्स देते हैं बाज़ाब्ता, मगर उसके अलावा मैं क्या खाऊंगा, मैं क्या पीऊंगा, मैं क्या पहनूंगा, मैं कौन सा मजहब फॉलो करूं, ये सब मेरी अंदरूनी चीजें हैं। मुझे कोई इन चीजों को लेकर कोई सजेस्ट नहीं कर सकता है कि आप ये चीज कीजिए, आज आप ये पहनिए। ये सब चीजें जो है मेरी है, क्योंकि ये आज़ादी का ही एक बुनियादी मकसद माने है कि आज़ादी का मतलब हर इंसान के पास ये हक है, ये हुकूक है कि वो अपने हिसाब से जिए, अपने हिसाब से खाए पिए, अपने हिसाब से काम करे। तो उस हिसाब से अगर हम देखेंगे आज़ादी का मतलब, इसका मतलब यही है कि इंसान तमाम गैर और बैरूनी मुदाखलत से आज़ाद है। आज मुझे यहाँ आना था तो मेरी मर्जी थी यहाँ आने की, मुझे ना कोई दबाव डाल सकता था, मुझे कोई यहाँ आने से रोक सकता है, क्योंकि मैं एक इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल हूं। आई लिव इन एन इंडिपेंडेंट कंट्री, सो आई हैव दिस लिबर्टी। जो इसकी दूसरा, जब हम आज़ादी के बारे में समझने की कोशिश करते हैं, ये वो चीज है कि जब इंसान उन चीजों से बिल्कुल फ्री हो जो उसकी ज़हनी और जिस्मानी सलाहियत को नुकसान पहुंचा सके। ठीक है, तो कोई मुझे सजेस्ट कर सकता है, मगर ये सजेशन तब तक एक्सेप्ट होगी जब तक मुझे लगता है कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, जब तक मुझे लगता है कि मुझे इसकी वजह से कोई नुकसान नहीं हो रहा है। तो मुदाखलत, इवन गवर्नमेंट जो है मुदाखलत कर सकती है, मगर तब तक जब तक आप उसको एक्सेप्ट कंसेंट देते हैं। ठीक है, तो दूसरा आज़ादी के जब हम बोलते हैं तो ये उन चीजों से फ्रीडम है, उन चीजों से आज़ादी है जिसकी वजह से आपकी ज़हनी या जिस्मानी सलाहियत को नुकसान न पहुंचे, तब तक आप। ठीक है, तो ये दो चीजें जो है शुरुआत में मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था
कि आज़ादी जब हम बोलते हैं छोटे लफ्जों में, इंसान तमाम गैर और बैरूनी मुदाखलत से आज़ाद है। और दूसरा, कि आप कुछ भी कर सकते हैं, कोई आप पे हुक्मरान आप पे हुकूमत चला सकता है, मगर तब तक जब तक आपको उन चीज़ों की आपकी जिस्मानी या ज़हनी सलाहियत को नुकसान ना पहुंचे। आज़ादी जो है, आज़ादी वर्ड ये लिबर, LIBER से माखूज किया है, निकाला गया है। तो उसके लिबर का मतलब इंडिपेंडेंट। तो कई सारी जगहों पे, कई सारी किताबों में या कई सारे लोग आज़ादी को सिर्फ इस चीज से लेते हैं कि इट मीन्स कंप्लीट इंडिपेंडेंस, यानी बिल्कुल फ्रीडम, इंसान के पास पूरी आज़ादी है, वो जो करे, उसके पास वो जो खाए, वो जो सोचे, ये बिल्कुल उसकी ये सब चीजें हैं, उसकी आज़ादी का हिस्सा है। मगर ये चीज यहाँ पे जरूर जहन में रखनी है कि हम इंसान जो है, हम एक समाज का हिस्सा है, हम एक सोसाइटी में रहते हैं। हम सोशल, जिसको पॉलिटिकल साइंस में, इंग्लिश लैंग्वेज में कहते हैं कि मैन इज अ सोशल एनिमल। इंसान दूसरे समाज के दूसरे लोगों के साथ रहता है। तो ये कहना सही नहीं होगा उस हिसाब से कि इंसान बिल्कुल आजाद है। जाहिर सी बात है, हम बहुत सारे, मैंने अभी कुछ देर पहले मिसालें आपके साथ शेयर की, मुझे आज यहाँ आना था, मगर साथ ही साथ, या मैं क्या पहनूं, मगर साथ ही साथ कई चीजें हमें इसका ख्याल भी रखना है कि हम समाज का एक हिस्सा है, हम सोसाइटी का एक हिस्सा है, हम एक हुकूमत के अंदर रहते हैं। तो वो सब चीजें जो है वो जहन में रखनी है। तो इसलिए ये सही नहीं होगा कि आजादी का मतलब कंप्लीट फ्रीडम है, कि आप जो खाए, आप जो करें, नहीं। आजादी है, मगर साथ ही साथ ये इंसान के लिए जरूरी जहन में रखना है कि वो एक समाज का हिस्सा भी है, वो सोसाइटी में रहता है, वो एक हुकूमत का हिस्सा है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, ठीक है। तो वो चीजें जहन में रखनी है। तो इस लिहाज से लिबर, या कई सारे लोगों का ये जो कहना है कि मैन इज फ्री, इंसान बिल्कुल आजाद है, हमेशा सही नहीं हो सकता है। वो जो मैंने कहा कि वो एक सोसाइटी का हिस्सा है, सिविल सोसाइटी का हिस्सा है, तो उस लिहाज से ये कहना सही होगा कि इंसान मुकम्मल या पूरी तरह से आजाद मुमकिन नहीं हो सकता है। इंसान अपनी आजादी को पूरी तरह से जो है हासिल नहीं कर सकता। उसके ऊपर कई बार समाजी उसूलों की जो है बंदिश रहती है, कई बार कानूनी बंदिश रहती है, कई बार मजहब की बंदिश रहती है। वो सब चीजें एक तरफ, दूसरा इंसान की आजादी, ये इंसान तब तक वो आजाद है जब तक वो साथ ही साथ इन चीजों को चलाए। क्योंकि ये चलाना इसलिए जरूरी है कि हम एक जंगल में अकेले नहीं रहते, हम बाज़ाब्ता एक लोगों के साथ रहते हैं, जहाँ पे बाकी लोगों की मजहब को फॉलो करने वाले, जहाँ बाकी समाज जो है अलग अलग कल्चर्स को फॉलो करने वाले। तो इस हिसाब से ये कहना गलत होगा कि आज इंसान बिल्कुल आजाद है, क्योंकि वो जंगल में नहीं रहता है, ठीक है। आजाद, तो इसलिए इंसान की पूरी आजादी यानी मुकम्मल आजादी एक सोसाइटी में मुमकिन नहीं है। मैं जो पहनता हूं, जैसे मुझे आज कुछ कपड़े पहनने थे, तो मुझे हमेशा ये रखे सही क्या है, क्योंकि मुझे बाहर जाना है, मुझे लोगों से मिलना है, मुझे अलग अलग मजहब के लोग, हो सकता है मुझे अलग दूसरे मजहब के लोगों के साथ मिलना होगा, मुझे दूसरे कल्चर के लोगों के साथ मिलना। तो मुझे उन चीजों का हमेशा ख्याल रखना। मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि मेरा कल्चर जो है, मेरा मजहब, मैं सिर्फ उसका ख्याल रखूं, नहीं। मुझे बाकी चीजों का भी लिहाज रखना है, क्योंकि बाकी इंसान भी मेरे सामने, उनके पास भी वही आजादी। तो इस हिसाब से ये मुमकिन नहीं है कि इंसान हमेशा एक पूरी आजादी के साथ रह सकता है। ठीक है। तो इंसान, तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो आजादी का मतलब पाबंदियों की मौजूदगी है, ठीक है। इंसान आजाद है, मगर उस पर कई सारी पाबंदियां भी है, जो मैं इस लेक्चर के आगे जाके कुछ उनको इलाबोरेट करूंगा। तो इंसान आजाद है, मगर उसके ऊपर कई सारी पाबंदियां हैं। कई बार ये मजहब की पाबंदियों की शक्ल में है, कई बार ये कानूनी शक्ल में है, कई बार ये कल्चर की शक्ल में, या कई बार और किसी सिविलाइज्ड सोसाइटी का हिस्सा की वजह से है। तो एक इंसान, मगर साथ ही साथ अब आप कहेंगे कि फिर आजाद, अगर ये सब चीजें, ये सब बंदिशें इंसान के ऊपर है, तो वो आजाद कब है? आजाद इंसान तब तक है जब तक उसकी हरकतें, उसकी सोच जो है दूसरे इंसान को नुकसान ना पहुंचाए, या दूसरे इंसान के लिए नुकसानदेह साबित ना हो, ठीक है।
मैंने आज अपने हिसाब से कपड़े ठीक पहने, मुझे किसी ने नहीं बोला आप ये मत पहनिए वो मैं, मगर साथ ही साथ मुझे ये ख्याल भी था कि मेरे कपड़े पहनने से हो सकता है किसी को जो है किसी को नुकसान ना हो, या किसी कोई गलत ना सुन, ठीक है, या मैं जो हरकतें करता हूँ, ठीक है, मेरी हरकतों से किसी को नुकसान ना पहुंचे। जैसे आप देखिए, आप में से बहुत से लोग शायद गाड़ी चलाते होंगे या बाइक चलाते होंगे, कोई टू व्हीलर चलाते होंगे, तो हम बिल्कुल, कोई आपको कोई कुछ नहीं बोलेगा, आप ड्राइव करने के लिए आप बिल्कुल आजाद, फ्री है, ठीक है। आप अगर आपके पास बाइक है या कोई व्हीकल है तो आप हिंदुस्तान के किसी कोने में भी ड्राइव कर सकते हैं, मगर कुछ बंदिशें हैं, ठीक है। एक कानूनी चीजें जो लाइसेंस है, जो सीट बेल्ट पहनना, अगर आप गाड़ी चला रहे, या गाड़ी के बाकी कागजात और ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना, ठीक है। तो उसी तरह एक इंसान जो है सोसाइटी में आजाद है, वो कुछ भी खा सकता है, कुछ भी पहन, मगर साथ ही साथ जो है समाज के कुछ हिस्से हैं, सोसाइटी के कुछ चीजें हैं जिनका हमें ख्याल रखना है। तो इंसान तब तक आजाद है, तब तक वो फ्री है, तब तक वो लिबर्टी एंजॉय कर सकता है, जब तक उसकी हरकतें या उसकी सोच जो है दूसरे इंसान के लिए नुकसानदेह साबित ना हो या कानून के खिलाफ ना हो, ठीक है। तो जैसे ही ड्राइवर गाड़ी चलाता है, अगर वो बिल्कुल गाड़ी अच्छे से चलाता, उसने पूरे कागजात साथ रखे, उसने सीट बेल्ट पहना है, वो ट्रैफिक रूल्स को फॉलो, कोई उसको ये नहीं बोलेगा कि आप क्यों ड्राइव कर रहे, कोई उस ना कोई कानून, ना कोई एजेंसी, ना कोई बंदा उसको ये कह सकता है आप क्यों ड्राइव कर रहे। आप दिन में 500 किलोमीटर भी चले, कोई आपको ये नहीं कहेगा आप 500 किलोमीटर क्यों चले, क्योंकि आपने बाकी लवाजमात जो है ड्राइविंग के पूरे कर रहे हो, आप ट्रैफिक रूल्स को फॉलो कर। इसी तरह इंसान जो है आजाद है, वो बिल्कुल फ्रीडम के साथ जी सकता है, मगर साथ ही साथ जो कुछ चीजें हैं, कानूनी चीजें हैं, समाजी चीजें, जिम्मेदारियां, वो सब जो है उनको फॉलो, उनका लिहाज करना है, उनको फॉलो करने की जरूरत है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि इंसान आजाद है, इंसान इंडिपेंडेंट है, मगर कुछ जो है क्योंकि वो सोसाइटी में रहता है, इसलिए उस पे कुछ चीजें आयद होती है, तो वो आजादी उन चीजों को मद्देनजर रख के एंजॉय कर सकता है। नाउ दिस वाज ऑल अबाउट द मीनिंग ऑफ लिबर्टी। जो मैंने अभी तक बोला वो आजादी का मफहूम था, यानी मीनिंग थी। अब हम कुछ डेफिनेशंस जो है उन पे बात करें, डेफिनेशंस ऑफ लिबर्टी यानी आजादी की कुछ तारीफात। बहुत सारी डेफिनेशंस है, अगर आप पॉलिटिकल साइंस की कोई भी किताब उठाएं जिसपे लिबर्टी डिस्कस किया हुआ, आप बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे थिंकर्स या मुफक्किरीन जो है उन्होंने इस पे अपनी अपनी डेफिनेशन दी है, मगर मैं यहाँ सिर्फ 2-3 डेफिनेशंस डिस्कस करूं जो हमारे इस मौजू को पूरी तरह काफी हद तक जो है कवर करते हैं, ठीक है। पहली डेफिनेशन जो है थॉमस हॉब्स पे एक मॉडर्न पॉलिटिकल थिंकर, मुफक्किरीन थे, वो कंट्रैक्चुअलिस्ट के नाम से भी माना जाता है। वो बहुत अहम पॉलिटिकल साइंस में एक बहुत अहम पॉलिटिकल फिलोसफर्स के तौर पे माने जाते हैं, समझे जाते हैं। उसके मुताबिक जब वो आजादी को डिफाइन करने की कोशिश करता है, वो कहता है कि आजादी यानी लिबर्टी का मतलब ये है कि है पाबंदियों की अदम मौजूदगी। लिबर्टी का मतलब है पाबंदियों की अदम मौजूदगी। ये डेफिनेशन क्या बोलती है? ये डेफिनेशन काफी लिबरलिज्म के काफी नजदीक है, लिबरल आइडियोलॉजी उसके नजदीक। ये कहता है कि इंसान बिल्कुल आजाद है, उस पर किसी तरह की पाबंदी आयद नहीं है, ठीक है। दूसरा अहम पॉलिटिकल साइंटिस्ट जो है मॉन्टेस्क्यू, उसका मानना है कि आजादी का मतलब कि हम वो सब कुछ कर पाए जो हम करना चाहते हैं। तो उसके हिसाब से आजादी किसको बोलते हैं? कि इंसान के पास वो सब चीजें जो वो करना चाहता है, वो उसकी आजादी है। उसको कोई ये नहीं रोके आप ऐसा क्यों सोच रहे हो, उसके ऊपर कोई ये ना बोले कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, ठीक है। ये उसकी आजादी का मीनिंग है, ये उसकी आजादी की डेफिनेशन है। इसके अलावा हेरोल्ड लास्की जो एक और साइंटिस्ट है, पॉलिटिकल साइंटिस्ट है, उनका मानना है कि आजादी हम इस चीज को बोलते हैं जहां पर हर इंसान को बेहतरीन माहौल मिले और ऐसा माहौल मिले जिसमें वो अपनी तरक्की को हासिल कर सके, ठीक है। 3 अलग अलग डेफिनेशंस, 3 अलग अलग दौर के पॉलिटिकल साइंटिस्ट, मगर अपेरेंटली अगर आप पढ़ेंगे तो हमें काफी हद तक एक दूसरे से मुख्तलिफ लगेंगे, मगर तीनों में काफी सिमिलैरिटी भी है, ठीक है, कॉमन चीजें भी है। थॉमस हॉब्स कहता है कि इंसान आजाद है, वो अपनी मर्जी से जी सकता है, अपनी मर्जी खा सकता है, उस पर किसी की पाबंदी नहीं होनी चाहिए। मॉन्टेस्क्यू का मानना है कि आजादी हम सब वो कर पाए जो हम करना चाहते हैं, जैसे
मैं आज खाना किसी बड़े रेस्टोरेंट या 5 स्टार होटल में जाकर खाना चाहता हूँ, मैं डिनर, तो कोई किसी तरह की पाबंदी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। मैंने पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट एक अपना कैरियर में चूज किया, इस पे किसी की पाबंदी नहीं थी, ना किसी ने मुझे जोर जबरदस्ती किया। आप में से लोग अपने अपने हिसाब से आज पहन के निकले होंगे या पहने होंगे, कोई किसी की जबरदस्ती नहीं थी। आप तीसरा हेलोलास की जो बोलते हैं कि एक ऐसा माहौल जहां पे आप अपनी चीजों को, अपनी तरक्की को मुमकिन कर सके। जैसे मेरी तरक्की, मुझे लगता है कि मुझे हमेशा से ये था कि मैं पॉलिटिकल साइंस पढूं, तो अब मुझे आजादी थी, बेशक आजादी थी, क्योंकि वहां पे यूनिवर्सिटी थी, तो स्टेट की तरफ से जो है यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश की, जहां मैं अपने इस चीज को ये पॉसिबल कर सकूं, मुमकिन कर सकूं। या कोई बिजनेसमैन है तो उसके लिए अब क्या है आजादी, तो हेरोलास की कीमत कि अगर कोई बिजनेस करना, उस पर कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए। कोई दुकान चलाना चाहता है, कोई गाड़ियों का कारोबार करना चाहता है, कोई किताबों का कारोबार करना चाहता है, या कोई टीचर बनना चाहता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, या कोई किसी और प्रोफेशन कुछ, तो ये सब चीज, क्योंकि उसको लगता है कि मेरी तरक्की इसमें, तो हेरोलास के हिसाब से आजादी ये चीज है जहां हर इंसान अपनी तरक्की को मुमकिन कर सके, ठीक है। तो तीनों डेफिनेशंस में एक अहम चीज है, इंसान को एक ऐसा माहौल मिले जहां पे वो ग्रो कर सके, जहां उसकी जहनी और जिस्मानी जो है ग्रोथ पॉसिबल हो, ठीक है। जैसे कोई एथलीट बनता है, कोई साइंटिस्ट बनता है, ठीक है। तो तीनों चीजों का जोर एक चीज पे है कि इंसान अपने हिसाब से जिए। तो इन तीनों डेफिनेशंस का अगर हम देखेंगे, एक निचोड़ जो निकालेंगे, आजादी का मतलब है कि इंसान इस माहौल में रहता है जहां वो अपनी सलाहियतों का भरपूर फायदा हो सके। हम में से सभी लोग जो है अलग अलग पोटेंशियल रखते हैं, अब अलग अलग टैलेंट जो है रखते हैं। कोई एथलीट का, किसी के अंदर टैलेंट एथलीट बनने का है, किसी के अंदर क्रिकेटर का, किसी के अंदर डॉक्टर का, किसी के अंदर किसी और प्रोफेशन को बढ़ना, ठीक है। तो आजादी का मतलब उस हिसाब से, जब हम समाज सियासी चीजों को गौर या मद्देनजर रख के कहेंगे, तो आजादी की आपको अपनी सलाहियतों का भरपूर, जो आपके अंदर पोटेंशियल हो, टैलेंट है, उसको आप पूरी तरह से यूटिलाइज करें, इस्तेमाल कर से उसका भरपूर फायदा उठाए। आपके अंदर अगर क्रिकेटर बनने की ताकत है, आपको लगता है कि मैं एक अच्छा क्रिकेटर बन सकता हूं, तो आपके लिए वो तमाम चीजें मयसर हो, अवेलेबल हो, जिनसे आप एक अच्छा क्रिकेटर बन सके। इसी तरह एक टीचर के लिए, उसके पास क्या वो आजादी है कि वो स्कूल जा सकता है बिना किसी रुकावट? क्या वो आजाद है कि वो यूनिवर्सिटी जा सकता है? क्या वो आजाद है कि उसके लिए बाकी चीजें जो है टीचर बनने के लिए जरूरी है वो हासिल कर सके, ठीक है। तो आजादी का मतलब ये है इंसान इस माहौल में रहे जहां पर उसको अपनी सलाहियतों, अपने टैलेंट को पूरा फायदा उठाने का मौका मिले, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द मीनिंग एंड सम ऑफ द इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस रिलेटेड टू लिबर्टी, रिलेटेड टू वाबस्ता जो है आजादी का, ठीक है। नाउ जो हम डिस्कस करेंगे दैट विल बी एस्पेक्ट्स ऑफ लिबर्टी, यानी आजादी के पहलू। कई सारे राइटर्स या कई सारे जो स्कॉलर्स या कई सारी किताबों में आप एस्पेक्ट्स के बदले मुख्तलिफ अकसाम या टाइप्स ऑफ लिबर्टी के तौर पे देखते होंगे, मगर मैंने यहाँ डेलिबरेटली जो है एस्पेक्ट्स यानी पहलू को इस्तेमाल किया है। बहुत सारे पहलू हैं, जब हम आजादी के बारे में बात करते हैं तो उसके बहुत सारे पहलू। पहला जो है फितरी आजादी, जिसको अंग्रेजी में बोल सकते हैं नेचुरल लिबर्टी, ठीक है। अब ये नेचुरल लिबर्टी है क्या? थॉमस हॉब्स, जिनका मैंने कुछ देर पहले जिक्र किया था, उसका मानना था कि फितरी तौर पे यानी कुदरत ने इंसान को बिल्कुल आजाद बनाया, ना उस पे किसी समाज की जो बंदिशें थी, ना उस पे किसी कानून की बंदिशें थी। इंसान बिल्कुल फ्री था, वो जैसा पहनना चाहता था वो पहन सकता था, जैसे जो वो करना चाहता था उस पे किसी तरह की पाबंदी नहीं थी, ठीक है। वो आजाद था दुनियाई कानून से और दुनियाई और सामाजिक जिम्मेदारियों से, ठीक है। मगर ये आजादी आज के दौर में मुमकिन नहीं है, क्योंकि आज, जो पहले भी मैं कह चुका हूं आपको, कि आज इंसान एक समाज का हिस्सा है। तो जब हम नेचुरल लिबर्टी या फितरी आजादी की बात करते हैं, तो हम किस दौर में चलते हैं? हम उस दौर में चलते हैं जिसको थॉमस हॉब्स स्टेट ऑफ नेचर कहता है,
जब दुनिया में ना कोई सोसाइटी थी, ना कोई कानून था, ना कोई स्टेट थी, ना कोई हुक्मरान था, ना कोई कल्चर का वजूद था। ठीक है, इंसान इमेजिन कीजिए जंगल में एक इंसान रहता था, वो ना किसी दूसरे का कल्चर को समझता था, ना किसी मजहब को वो मानता था। ठीक है, तो ये आजादी आज मुमकिन नहीं है, क्योंकि आज हर इंसान एक कल्चरल सोसाइटी का हिस्सा। आप आज हर इंसान किसी न किसी स्टेट का, किसी न किसी मुल्क का जो है बाशिंदा है। तो इसलिए जब हम किसी मुल्क का बाशिंदा बनते हैं, तो हमें उस मुल्क के कानून को जो है फॉलो करना है। मगर फितरी आजादी किस के साथ हम रिलेट करते हैं? थॉमस हॉब्स। और ये कौन सी आजादी है? जो जहां पे कोई इन चीजों की कोई जिम्मेदारी नहीं थी, इन चीजों की कोई बंदिशें नहीं थी। मगर आज के दौर में ये मुमकिन नहीं है। तो नेचुरल लिबर्टी मीन्स कि इंसान बिल्कुल आजाद है। ठीक है, दूसरा अहम जो पहलू है इसका आजादी का यानी लिबर्टी का, वो शहरी आजादी, सिविल लिबर्टी। ठीक है, अभी तक हमने नेचुरल लिबर्टी के बारे में, फितरी आजादी। अब हम शहरी आजादी। शहरी आजादी मीन्स कि हम सब किसी मुल्क के बाशिंदे, जैसे हम सब यहाँ पे जो है हिंदुस्तान के, भारत के बाशिंदे, सिटीजन से। तो जब हम हिंदुस्तान के, वी आर सिटीजन ऑफ इंडिया, दैट मीन्स कि हमें इस मुल्क के कानून को फॉलो करना है। इस मुल्क के रहने वाले लोग जो है वो अलग अलग मजहबों को फॉलो करते, हमें उनका ख्याल रखना चाहिए। इस मुल्क में अलग अलग जो है कल्चर से वाबस्ता रखने वाले लोग हैं, हमें उन चीजों का ख्याल रखना चाहता है। हम किसी को ये नहीं बोल सकते नहीं जी आपका कल्चर बकवास है, नहीं जी हम आपके कल्चर नहीं। हम एक सोसाइटी का हिस्सा है, हम एक स्टेट का हिस्सा है। तो इस लिहाज से स्टेट के कानून जो है वो हम पे लागू होते हैं, शहरी कानून जो है वो हम पे लागू होते हैं। जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, इंसान हिंदुस्तान की कानून, ये ना आइन में आप देखते होंगे, वहां पे फंडामेंटल राइट्स है। तो वो फंडामेंटल राइट्स क्या है? सब इंसान जो है इस मुल्क के, सब इंसान अपने कल्चर को फॉलो कर सकते हैं, सब इंसान अपने मजहब को फॉलो कर सकते हैं, अपने मजहब की पाबंदी कर सकते हैं। तो जब मैं अपने मजहब की पाबंदी करता हूं, मुझे ये भी ख्याल रखना है कि मेरी वजह से किसी को उसके मजहब को फॉलो करने में कोई मुदाखलत ना हो। ठीक है, तो शहरी आजादी मीन्स वो आजादी, वो लिबर्टी जब हम किसी मुल्क का बाशिंदा बनते हैं। तो हम जब मुल्क का बाशिंदा बनते हैं तो हमें बहुत सारी आजादियां हैं, मगर हम पे कई सारी जिम्मेदारी भी साथ होती है। जैसे राइट्स एंड लिबर्टीज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, हमारे एक तरफ से हमारी आजादी है कि हम अपने हिसाब से सोचे, खाए, पिए, काम करें, और दूसरी तरफ पे हमें कुछ जिम्मेदारियां हैं। तो आजादी, लिबर्टी या आजादी जिम्मेदारी के साथ आती है। अगर मैं कहता हूं कि मुझे मजहब को फॉलो करने की पूरी आजादी है, तो मुझे यह भी ख्याल रखना है कि दूसरा बंदा जो दूसरे मजहब से ताल्लुक रखता है उसको भी वही आजादी दी है हिंदुस्तान के आईन में। तो मुझे उन चीजों का ख्याल रखना चाहिए। ठीक है, तीसरा अहम जो एस्पेक्ट, पहलू जो है, इनफरादी आजादी यानी इंडिविजुअल लिबर्टी। अब ये इंडिविजुअल लिबर्टी क्या है? कि हर इंसान, ठीक है मैं एक सोसाइटी का हिस्सा हूं, मुझे कानून को फॉलो कर, मगर साथ ही साथ मेरी कुछ इनफरादी आजादी भी है। ठीक है, कई सारे लोग जो हमारे मुल्क में हैं वो किसी मजहब को फॉलो नहीं करते। ठीक है, कोई उन पे जबरदस्ती कर सकता है। आज मुझे गाड़ी के बदले जो है बाइक चलानी है, कोई मुझे किसी की तरह की पाबंदी। आज मुझे खाना खाना ही नहीं है, या आज मैं 5 स्टार होटल में खाना जाऊं, या मैं किसी खास प्रोफेशन को चूज करूंगा। ये होती है इनफरादी आजादी। ठीक है, इंडिविजुअल लिबर्टी। ठीक, अगर मैं ये सब चीजें कानून को मान के चलूं, फॉलो करूं, तो मुझ पे कोई रुकावट नहीं होगी। ठीक है, तो मैं अपने हिसाब से खाऊं, पीऊं, जीऊं, अपने हिसाब से बाकी चीजें करूं। जब तक मैं किस कानून की खिलाफ वर्जी में, मुझे ये सभी इनफरादी इंडिविजुअल लिबर्टी एंजॉय करने का पूरा हक है। ठीक है, सो इसको हम क्या बोलते हैं? इनफरादी आजादी। इसके अलावा जो है सियासी आजादी, पॉलिटिकल लिबर्टी। ये पॉलिटिकल लिबर्टी क्या है? पॉलिटिकल लिबर्टी, पहले जब ये कंसेप्ट शुरू हो गया पॉलिटिकल लिबर्टी, तब ज्यादा इस पॉलिटिकल लिबर्टी का मखसूस कहा जाता था कि इसका मतलब है वोट डालने का हक। मगर आज हम पॉलिटिकल लिबर्टी के साथ बहुत सारी और चीजें भी जोड़ते हैं। जब ये शुरू हुआ था तब बोलते थे पॉलिटिकल लिबर्टी का मतलब है कि हर इंसान को हक है कि वोट डाले डेमोक्रेटिक सोसाइटीज में। क्योंकि बहुत सारी सोसाइटीज 20th सेंचुरी में भी ऐसी बहुत सारी यूरोपियन सोसाइटीज थी
जहां पे औरतों को वोट डालने का हक ही नहीं था, क्योंकि उनको उनके साथ इम्तियाज किया जाता, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होती थी। उनको बोलता था कि औरतें हैं, यू आर फीमेल्स, आपको वोट डालने का हक नहीं, क्योंकि आप पूरी सोचने की सलाहियत नहीं रख सकती। तो इसीलिए जब ये पॉलिटिकल आजादी, या बहुत सारे गुलाम सोसाइटीज थे जो ना स्लेव्स थे, बहुत सारे किसी खास माइनॉरिटी से ताल्लुक रखते, उनको कई वक्त जो है कई मुल्कों में वोट डालने का हक नहीं था। ठीक है, आप मिल को देखिए, आप थॉमस हॉब्स को देखिए, आप इनको अरिस्टो को देखिए, वो उसने भी कहा था गुलामों को सियासत का हिस्सा बनने का कोई हक नहीं है, औरतों को सियासत में मुदाखलत करने का कोई हक। तो इसलिए जब ये सियासी आजादी का कंसेप्ट शुरू हो गया, तो पहले इस पे जोर किस चीज पे था? हर इंसान को, चाहे वो मर्द हो औरत हो, किसी भी चीज से ताल्लुक रखता है, किसी भी मजहब से, तो उसको वोट डालने का हक है, क्योंकि वो एक इंसान है। ठीक है, आज जब हम पॉलिटिकल लिबर्टी की बात करते हैं, तो आज इसके साथ बहुत सारी चीजों को जोड़ा जाता है। जैसे आज जब हम पॉलिटिकल लिबर्टी की बात करते हैं, इसका मतलब यह है कि मुझे ना सिर्फ वोट डालने का पूरा हक है, बल्कि मुझे सियासत में हिस्सा लेने का डायरेक्ट, यानी पॉलिटिकल पार्टी में बना सकता, मुझ पे किसी की जो है रुकावट नहीं हो सकती। मैं एक पीसफुल प्रोटेस्ट कर सकता हूं, मैं किसी खास पॉलिटिकल एजेंडा को आगे ले जा सकता हूं। ये सब जो है पॉलिटिकल लिबर्टी का आज का दौर में हिस्सा है। आज ये सब हम कर सकते हैं, इन पे अमल कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास, हम सब के पास पॉलिटिकल लिबर्टी। मगर ये पॉलिटिकल लिबर्टी हर इंडिपेंडेंट कंट्री में नहीं होती। ये उन मुल्कों की बात मैं कर रहा हूं जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज है, जैसे हिंदुस्तान एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, अमेरिका एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, फ्रांस एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। ठीक है, ये उन मुल्कों की बात हो रही है जहां पे लोगों को ये दिया जाता है। बहुत सारे मुल्क जैसे चाइना है, नॉर्थ कोरिया, जहां पे ये सब चीजें नहीं मिलती। जब मैं इन आजादियों की बात करता, जब मैं इन एस्पेक्ट्स या आजादी के अलग पहलुओं की बात कर, मैं एक डेमोक्रेटिक नॉर्मल स्टेट की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो पॉलिटिकल लिबर्टी का आज के दौर में डेमोक्रेटिक सोसाइटी में किसको बोलते हैं? आपको वोट डालने का हक है, आपको प्रोटेस्ट करने, पीसफुली प्रोटेस्ट करने का हक है, आपको किसी पॉलिटिकल एजेंडा को आगे ले जाने का हक है, आपको सियासत का हिस्सा बनने का हक है। यानी आप ना सिर्फ वोट डाल सकते हैं, बल्कि आप खुद एक कंटेस्टेंट के तौर पे अपने आप को आगे ले जा सकते हैं। यानी आप पार्टी भी बना सकते हैं, या आप एक इंडिविजुअल कैंडिडेट के तौर पे किसी इलेक्शन में हिस्सा ले सकते हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें जो है पॉलिटिकल लिबर्टी जो है उसकी कैटेगरी में, यानी सियासी आजादी की कैटेगरी में माना जाता है। दूसरी अहम एक जो है आज जिसको पे बहुत ज्यादा जोर है, वो है इकोनॉमिक लिबर्टी, यानी मयेशी आजादी। अब ये इकोनॉमिक लिबर्टी क्या है? मयेशी आजादी का मतलब है कि हर इंसान को हक है, आजादी है कि वो अपनी इक्तिसादी हालात को बेहतर से बेहतर बनाए। ठीक है, कोई बिजनेस करता है, वो उस पे ना कोई कानून उसको रोक सकता है, ना कोई बंदा, ना कोई एजेंसी उसको बोल सकता आप क्यों बिजनेस करना चाहते हो, आप पढ़ाई करो, आप डॉक्टर बनो। नहीं, मेरी मर्जी है, मैं बिजनेस शुरू करूं। कोई और बोलता है नहीं, मैं पढ़ लिख के जो है टीचर बनूंगा, या कोई बोलता है कि मैं पढ़ लिख कर एक इंजीनियर बन सकता हूं। तो ये सब जो है मयेशी आजादी जो है, जहां पे ये वो चीजें हैं जहां पे आपको पूरा हक ये दिया जाता है कि आप अपनी मयेशी हालत को बेहतर से बेहतर बनाएं। ठीक है, समवन वांट्स टू ओपन अ शॉप, कोई दुकान खोलना चाहता है, कोई होटल शुरू करना चाहता है, कोई टीचर बनना चाहता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई और काम करना चाहता है, उस पर बिल्कुल जो है पूरी आजादी है उसके साथ कि वो कुछ भी अपने हिसाब से जो है अपना प्रोफेशन जो है चूज करे। ठीक है, और आज इकोनॉमिक लिबर्टी काफी अहम मानी जाती है, क्योंकि ये कहा जाता है, ये आर्ग्यूमेंट का आज कहते हैं कि इंसान तब तक पॉलिटिकल लिबर्टी पूरी तरह से एंजॉय नहीं कर सकता है जब तक उसके पास इक्तिसादी आजादी नहीं हो। सपोज चाइना में जो है वहां पे पॉलिटिकल लिबर्टी पूरी तरह से नहीं है, बिकॉज इट्स नॉट अ कंप्लीट डेमोक्रेटिक कंट्री। इट्स मोर लाइक ये एक जो है अथॉरिटेरियन स्टेट के तौर पे है। तो वहां पे लोग बहुत सारी मयेशी आजादी हासिल, मगर उनके साथ साथ जो है पॉलिटिकल लिबर्टी की नहीं है, सियासी आजादी, तो वो इकोनॉमिक लिबर्टी को पूरी तरह से एंजॉय नहीं कर सकते। या कई सारे ऐसे मुल्क हैं जहां पे इकोनॉमिक जो है लिबर्टी नहीं है मगर पॉलिटिकल लिबर्टी है। दोनों जो है पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक लिबर्टी दोनों एक दूसरे के साथ बहुत नजदीकी से जुड़े हैं।
میں یہ کہوں گا میں کس لوگوں کے پاس کھانے پینے کی چیزیں نہیں ہیں، ٹھیک ہے، اس کو آپ بولیں گے کہ آپ کو جو ووٹ ڈالنے کا حق ہے، وہ کہے گا پہلے میں سروائیو کے لیے کچھ کام جو ہے اکنامک معاشی حالت کو بہتر کروں، تب میرے لیے پولیٹیکل لبرٹی معنی رکھتا ہے۔ تو آج کے دور میں اکنامک لبرٹی کافی اہم مانا جاتا ہے بنسبت پولیٹیکل لبرٹی، اور دونوں کافی ایک دوسرے سے جڑے ہیں۔ تو اکنامک لبرٹی کا اگر میں جو شارٹ میں بولوں تو یہ ہے کہ ہر انسان کو اپنے حساب سے اقتصادی حالت کو بہتر بنانے کا پورا حق ہے۔ اس کے بعد جو ہے قومی آزادی یعنی نیشنل لبرٹی۔ اب یہ نیشنل لبرٹی ہے کیا؟ نیشنل لبرٹی مینس کہ ہر ملک ایک انڈیپینڈنٹ کنٹری کے طور پہ رہ سکتا ہے، اس کا پورا حق ہے۔ نیشنل لبرٹی کا مطلب ملک کی آزادی، جیسے انڈیا از اے ساورین کنٹری، اس کے ملک کے اندر جتنے بھی قانون ہیں وہ ہندوستان جو ہے خود، ہندوستان کی پارلیمنٹ جو ہے خود بناتی ہے۔ کوئی دوسرا ملک ان کو یہ نہیں کہہ سکتا نہیں جی آپ یہ قانون بنائیے، نہیں جی، ہندوستان ایک خود مختار ملک ہے، ایک انڈیپینڈنٹ کنٹری ہے، اس کے اندر کون سی سیاست چلے گی، اس کے اندر کون سے قانون بنائیں گے، وہ صرف ہندوستان کے لوگ، ہندوستان کے لیڈرز جو ہے بنا سکتے ہیں، کوئی ان پہ کوئی جو ہے حکومت نہیں چلا سکتا۔ تو اس کو ہم بولتے ہیں قومی آزادی، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ جو ہے ایک اہم جو پہلو ہے آزادی کا وہ ہے مذہبی آزادی، ریلیجس لبرٹی۔ جیسے ہندوستان میں لوگوں ہر انسان کو ریلیجس لبرٹی ہے، مذہب کو، جیسے میں کسی خاص مذہب سے تعلق تو مجھے کوئی کسی نے نہ کبھی قانون نے کسی اور انسان نے کہا کہ آپ اس مذہب کو کیوں فالو کرتے۔ تو جب ہم مذہبی آزادی کی بات کرتے ہیں، جب ہم ریلیجس لبرٹی کی بات کرتے ہیں، تو ہمارا مطلب یہ ہے کہ ہر انسان اپنی مرضی سے مذہب کو فالو کر سکتا ہے، اپنی مرضی سے مذہب کو ترک بھی کر سکتا ہے۔ کوئی یہ بولے گا مجھے کسی مذہب کو فالو ہی نہیں کرنا، ٹھیک ہے، تو اس کے پاس بھی آزادی ہے۔ تو مذہبی آزادی کا مطلب صرف یہ نہیں کہ لوگوں کو ریلیجس فالو کرنا ہے، مذہبی آزادی کا مطلب یہ ہے کہ لوگ مذہب کو اگر فالو نہیں بھی کرتے ان کے پاس بھی آزادی۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہاں پہ اہم چیز جو ہے مذہبی آزادی وہ ہے کہ اسٹیٹ کا جو ہے مذہب میں کوئی رول نہیں ہوگا۔ اسٹیٹ ڈز ناٹ ہیو اینی ریلیجن، جیسے انڈیا از اے سیکولر کنٹری، یو ایس از اے سیکولر کنٹری، ٹھیک ہے، پاکستان از ناٹ اے سیکولر کنٹری، تبھی پاکستان کا پورا نام جو اسلامک ریپبلک آف پاکستان۔ اس کے برعکس دیکھیں ہندوستان ایک سیکولر کنٹری، یہاں ہر انسان جو ہے مذہب کی اپنے حساب سے اپنی مرضی سے مذہب کو فالو کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے۔ اور ہندوستان کا اسٹیٹ کا، ہندوستان کی حکومت کا کوئی اپنا مذہب نہیں، اس کے سامنے سبھی مذہب برابر ہے، تو اس کو بولتے ہیں ہم مذہبی آزادی، ٹھیک ہے۔ تو آخر میں جو ہے ایک اہم پہلو جو ہے آزادی کا وہ ہے اخلاقی آزادی، ٹھیک ہے۔ مورل لبرٹی کا مطلب یہ ہے کہ ہر انسان اپنے طرح سے صحیح غلط کا فیصلہ کر سکے، ٹھیک ہے۔ تو مورل لبرٹی کا ہم اسی سے زیادہ جوڑتے ہیں۔ مورل لبرٹی مینس کہ آپ پہ کئی ساری اخلاقی ذمہ داریاں ہوتی ہے اور اپنے حساب سے آپ صحیح غلط کا کئی بار فیصلہ کرتے ہیں۔ ہاں، مذہب کو ایک طرف رکھ کر آپ کئی ساری چیزیں قانون سے ضروری نہیں ہے وہ جڑی ہوں، آپ کئی دیکھتے ہیں کہ صحیح کیا ہے غلط، آپ کئی سارے لوگ غریبوں کی مدد کرتے ہیں، کئی سارے لوگ ہینڈیکیپ یا فزیکلی چیلنج لوگ ہیں ان کی مدد کرتے ہیں، تو اس پہ قانون کی کوئی پابندی نہیں جی۔ اگر کسی کے پاس بہت سارا پیسہ ہے، بہت ساری پراپرٹی، تو قانون اس کو یہ نہیں بولے گا آپ اپنی پراپرٹی کا کوئی شیئر کسی غریب کو دے دیجیے، تو خود انسان فیصلہ کر سکتے کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ تو دیٹس مور، یہ اخلاقی آزادی کی ایک چھوٹی سی مثال ہے۔ یہ ہے آزادی کے الگ الگ پہلو، ٹھیک ہے، ایسپیکٹس آف لبرٹی، سبھی اپنی اپنی جگہ سے پورے بہت اہم ہے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہو کوئی ملک، کوئی ڈیموکریٹک کنٹری، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اپنے باشندوں کو، اپنے سٹیزنز کو صرف پولیٹیکل لبرٹی دے سکتا ہوں، نہیں، سبھی ایک انڈیپینڈنٹ، ایک ڈیموکریٹک سوسائٹی میں یہ ضروری ہے کہ سبھی جو ہے آزادی جن کے پہلو ہیں وہ موجود ہے، تب ہم بول سکتے ہیں انسان آزاد ہے، تب ہم بول سکتے ہیں انسان بالکل فری ہے، تب ہم بول سکتے ہیں انسان لبرٹی کو انجوائے کر سکتے، جب اس کے پاس یہ سبھی چیزیں جو ہیں، نیچرل سول لبرٹی ہے، انڈیویجول پولیٹیکل لبرٹی یا اکنامک لبرٹی، معاشی آزادی وغیرہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ آزادی کے الگ الگ پہلو ہیں۔ اب ہم آتے ہیں اس موضوع کے تیسرے ایک اہم سیکشن پہ، وہ ہے ٹائپس آف لبرٹی، یعنی آزادی کے اقسام۔ موٹے طور پہ اگر کہا جائے تو آزادی دو حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ آزادی یا لبرٹی ورڈ کو دو حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، ایک ہے نیگیٹو لبرٹی اور دوسرا ہے
पॉजिटिव लिबर्टी। नेगेटिव लिबर्टी को उर्दू में मनफी आज़ादी बोलते हैं, और पॉजिटिव लिबर्टी को जो है मस्बत आज़ादी कहा जाता है उर्दू में। अब पहले हम मनफी आज़ादी के बारे में बात करेंगे। मनफी आज़ादी क्या है? मनफी आज़ादी का ये नजरिया है कि आज़ादी को ममलिकत के खिलाफ फर्द के दावे के तौर पे माना जाता है। यानी मनफी आज़ादी का मतलब यह है कि हुकूमत की या ममलिकत की आपकी जिंदगी में कोई मुदाखलत नहीं है। जैसे मैं अभी बहुत सारी मिसालें दे रहा था आपको कि मैं क्या खाऊंगा, मैं कौन सा मजहब फॉलो करूंगा, मैं किसके साथ शादी करूं, मैं कौन सी गाड़ी खरीदूं, मैं कौन सा प्रोफेशन चूज करूं, ये सब मेरी इनफरादी आज़ादी। हुकूमत का इन चीजों को लेकर कोई मुदाखलत नहीं होनी चाहिए। दूसरा, ममलिकत फर्द के अमल पे कोई पाबंदी नहीं लगानी चाहिए। हुकूमत इन चीजों को लेकर किसी इंसान या किसी फर्द पे कोई पाबंदी आयद नहीं कर सकता। ये जो मनफी आज़ादी का नजरिया है, ये जो है यूरोप में 17वीं और 18वीं सदी में नुमाया हुआ था। ये नेगेटिव लिबर्टी यानी जो है हुकूमत का कम से कम अपने बाशिंदों की जिंदगियों में मुदाखलत करना। ठीक है, जैसे मैं आपको अभी हम अपने ही मुल्क की मिसाल दे सकते हैं। हिंदुस्तान में लोगों को पूरी आज़ादी, वो किसी भी मजहब को फॉलो कर सके या किसी मजहब को फॉलो ही नहीं कर सकते, किसी भी कल्चर को फॉलो करे। कोई दीनी इल्म हासिल करना चाहता है, कोई दुनियाई इल्म। हिंदुस्तान ने पूरी आज़ादी, हिंदुस्तान के आईन ने पूरी आज़ादी दी है। ठीक है, तो ये जो मनफी आज़ादी का, इसका छोटे तौर पे अगर हम बोलेंगे कि ममलिकत का, हुकूमत का हर फर्द की जिंदगी में कम से कम मुदाखलत हो। और ये कब शुरू हुआ? 17वीं और 18वीं सदी के दौरान यूरोप में ये शुरू हुआ था। और ये लिबरलिज्म के बिल्कुल नजदीक है। जो लिबरलिज्म एक आइडियोलॉजी, उसके काफी नजदीक है ये कंसेप्ट ऑफ ये मनफी आज़ादी का कंसेप्ट। और तभी लिबरल्स के मुताबिक फर्द की सरगर्मी और ख्वाहिश पर कभी कोई पाबंदी आयद नहीं की जानी चाहिए। तो इसीलिए लिबरल्स जो कहते हैं, वो कहते हैं कि हुकूमत का, ममलिकत का इंसान यानी फर्द की सरगर्मी, वो क्या करे, वो क्या सोचे, उसकी क्या ख्वाहिशात हो, हुकूमत की इन चीजों को लेकर कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए। हाँ, सिर्फ इस बात का ख्याल रखना है कि आपकी सोच, आपकी हरकत, आपकी लिखाई या आपकी बाकी चीजें जो है दूसरे इंसान जिसके पास भी यही से भी आजादी, उसकी आजादी में मुदाखलत ना हो जाए। पहले मैंने मिसाल दी गाड़ी की। मैं 4000 किलोमीटर 2 महीने में चलाऊं गाड़ी, या दिन में 500 किलोमीटर चलाऊं, अगर मेरी ड्राइविंग से किसी और को नुकसान नहीं हो रहा, तो गवर्नमेंट को, मुल्क के कानून को कोई हक नहीं कि वो मुझे ड्राइविंग करने से रोके। ठीक है, इसी तरह जो है सिर्फ हुकूमत या एक ट्रैफिक पुलिस का जो बंदा है वो मुझे रोक सकता अगर मैंने कभी मैंने ट्रैफिक रूल्स को ब्रेक किया, या मेरी वजह से खुदा न खास्ता किसी के ऊपर किसी का एक्सीडेंट हो गया, तब। वरना मुझे हुकूमत या ट्रैफिक पुलिस वाले नहीं रोक सकते, मैं कितना भी चलूं। ठीक है, हाँ जी, आपके पास पूरी आजादी, आप गाड़ी चलाइए, बाइक चलाइए, स्कूटी चलाइए, साइकिल चलाइए। ठीक है, मगर सिर्फ एक चीज का कि आपको जो है कानून का ख्याल रखना चाहिए, और आपकी ड्राइविंग जो है दूसरे के लिए प्रॉब्लम ना क्रिएट करे, दूसरे के लिए नुकसानदेह न साबित हो। तो लिबरल्स का मनफी आजादी के साथ यही जोड़ है। वो कहते हैं कि हर मुल्क में ममलिकत को ये, हर फर्द को इतनी आजादी कि वो अपने हिसाब से जिंदगी को चलाए, और ममलिकत की जितनी कम मुदाखलत हो इस हर इंसान की जिंदगी में, उतना बेहतर है। मनफी आजादी के मुताबिक ममलिकत या मुआशरे की तरफ से आयत पाबंदियों की अदम मौजूदगी, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं। ठीक है, मनफी आजादी, अब जो है ये बात भी यहाँ पे अहम है कि हर किस्म की पाबंदियों की अदम मौजूदगी को आजादी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इंसान समाज का हिस्सा है। वो समाज में अगर उसको पूरी आजादी दी जाए तो वो उस खतरा है कि सोसाइटी में, समाज में इंतशार पैदा हो सकता है या फैल सकता है। जैसे मैं अभी आपको कह रहा था कि इंसान बिल्कुल आजाद है, वो तब तक आजाद है जब तक उसकी हरकतें, उसकी सोच, उसका अमल दूसरे के लिए प्रॉब्लम है। मुझे हिंदुस्तान के आईन ने पूरी आजादी है, मैं क्या बोलूं, मगर अगर मेरी बोलने से, मेरे पब्लिक स्पीच से, या मेरी किसी लिखी हुई चीज से, या मेरी हरकत से समाज में इंतजार पैदा हो सकता, तब जो है मेज पे कई सारी पाबंदियां आयद हो सकती हैं। ठीक है, इसीलिए
लिबरल्स का जो मानना है कि वो जो कहते हैं कि हुकूमत का कम से कम मुदाखलत, ठीक है। और मनफी आज़ादी को ये कभी नहीं समझना कि इसका मतलब है ये जो है स्टेट का कोई इंटरवेंशन नहीं। स्टेट का इंटरवेंशन अगर नहीं होगा तो समाज में कंफ्यूजन इंतशार पैदा हो सकता है, क्योंकि हर इंसान अपने फितरी तौर पे खुदगर्ज है, वो सिर्फ अपने फायदे के लिए देखता है। तो इसलिए ये कहना, कई सारे लोगों का आप देख सकते हैं वो कहते हैं नेगेटिव लिबर्टी या मनफी आज़ादी का मतलब है कि इंसान बिल्कुल आज़ाद नहीं, आज़ाद है मगर साथ ही साथ वो एक सोसाइटी का हिस्सा है। तो उस लिहाज से ये कहना सही होगा। वो हुकूमत, लिबरल सिर्फ ये कहते हैं कि वो हुकूमत जो कम से कम हुकूमत करती है, यानी लोगों की जिंदगी में मुदाखलत करती है, वो बेहतर है। जिंदगी, जायदाद और इजहार ख्याल की आज़ादी का महदूद है, शहरी और सियासी आज़ादी के लिए ज़रूरी है, ठीक है। तो हुकूमत का होना ज़रूरी है। इंसान कितनी भी प्रॉपर्टी जमा करे, इंसान कोई भी प्रोफेशन चूज करे, उस पर कोई पाबंदी, मगर अगर उस चीज़ से किसी दूसरे को नुकसान होता है तब उस पर कानून आयत होता है। तो ये मनफी आज़ादी के बारे में मीनिंग है। आज़ाद, हर इंसान आज़ाद है, वो अपनी मर्जी से जिए, वो अपनी मर्जी से जिंदगी बसर करे, वो अपनी मर्जी से मजहब फॉलो करे, मगर तब तक जब तक उस पे उसकी वजह से कोई किसी और पे नुकसान नहीं होता है। दूसरा हिस्सा जो है पॉजिटिव लिबर्टी, मस्बत आज़ादी। मस्बत आज़ादी का तस्वर 19वीं सदी के आखिर में ज़हूर पजीर हुआ। इस नजरिए के बाहर जो अहम लोग हैं जो इससे जुड़े हैं, उनमें कांट जो है, इमैनुअल कांट, ग्रीन, टी.एच. ग्रीन जो है, बार्कर जो है, और लास्की जो है की तहरीरों में मिलती है। ये जो मस्बी आज़ादी, इसका जो है, इसकी बारे में उन लोगों ने, जो अहम लोग हैं जिनकी तहरीरों में ये पाया जाता है, वो ग्रीन है, कांट है, बार्कर है, लास्की वगैरह है, जिन्होंने मस्बत यानी पॉजिटिव लिबर्टी के बारे में कहा है। अब ये मस्बत आज़ादी क्या है? मस्बत आज़ादी से मुराद वो आज़ादी है जिसमें मुआशरे के हर तबके के लिए जिंदगी जीने और उससे लुत्फ़अंदोज़ होने की मुनासिब सहूलियत मैसर हो। मस्बत आज़ादी का मतलब कि हर इंसान को अपने आप को आगे ले जाने, अपने आप को बेहतर बनाने, अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए अपने आप को अपने हिसाब से फैमिली एस्टैब्लिश करने का पूरा जो है मौका फराहम हो, पूरी जो है सहूलियतें मैसर हो, ठीक है। तो पॉजिटिव लिबर्टी का मतलब क्या है कि हर इंसान के लिए वो सहूलियतें, वो चीजें मैसर हो जिनसे वो आगे ले जा सकता है। यहां पे एक अहम चीज आपको ख्याल रखनी है, जब हम मस्बत यानी पॉजिटिव लिबर्टी की बात करते हैं तब स्टेट का रोल ज्यादा बन जाता है, ठीक है। मनफी आज़ादी में स्टेट का कम से कम रोल, ठीक है। हर इंसान को आगे जाने का पूरा हक है, हर इंसान को पढ़ने का हक है, हर इंसान को किसी भी जो है कोई भी प्रोफेशन चूज करने का। मगर पॉजिटिव आज़ादी का मतलब यह है कि इंसान, यहाँ पे स्टेट का रोल बन जाता है। स्टेट, अगर मुझे हक है, मुझे आईन ने पूरा हक दिया कि मैं पढ़ूं, ठीक है, मगर पढ़ने के लिए मुझे कौन फैसिलिटीज प्रोवाइड कर सकता है? वो स्टेट है। तो मस्बत आज़ादी का मतलब यह है कि हर इंसान के लिए वो सभी सहूलियतें, वो सभी चीजें दस्तयाब हो जिनसे वो अपनी मर्जी से जी सके, जिससे वो अपने प्रोफेशन को बढ़ा सके, ठीक है। तो ये चीज जो है पॉजिटिव लिबर्टी यानी मस्बत आज़ादी के बारे में हमेशा इसका ख्याल रखना जरूरी है कि मस्बत आज़ादी में स्टेट का रोल बढ़ जाता है, क्योंकि स्टेट ही आपको प्रोवाइड कर सकती है ये सब चीजें, ठीक है। आपको खुदा न खास्ता हॉस्पिटल जाने की जरूरत, अगर हॉस्पिटल नहीं होंगी तो आप कहाँ जाएंगे? तो स्टेट का काम जो है बढ़ जाता है यहाँ पे, क्योंकि वो आपको वो सहूलियत, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर आपको प्रोवाइड करता है, एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर आपको प्रोवाइड कर सकता है, ठीक है। तो मस्बत आज़ादी का मतलब यह है कि जहां पे हर इंसान के लिए, हर फर्द के लिए जो है बुनियादी सहूलियत, जिनसे वो अपनी मर्जी के मुताबिक आगे जा सके, वो सहूलियत दस्तयाब हो। रुकावटों की अदम मौजूद के बजाय फर्द की शख्सियत की दायमी नशोनुमा तरक्की के लिए मौके हकीकी आज़ादी को यानी मस्बत आज़ादी को कहते हैं। यहाँ पे दो और अहम लोग हैं, जे.एस. मिल और ईसा बर्लिन। जे.एस. मिल ने कहा है, उसने एक मशहूर जो है राइटिंग है जिसको हम ऑन लिबर्टी कहते हैं, उसने आज़ादी को अदर रिगार्डिंग और सेल्फ रिगार्डिंग कहा है। उसने कहा कि सेल्फ रिगार्डिंग मीन्स कि आज इंसान तब तक आज़ाद है जब तक उसकी हरकतें, उसकी सोच सिर्फ उस तक महदूद है, ठीक है। अगर
اس کی سوچ دوسرے کے لیے نقصان دہ یا فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہے، تب اس کو ادر ریگارڈنگ کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو مل کے حساب سے سیلف ریگارڈنگ اور ادر ریگارڈنگ لبرٹی ہے. سیلف ریگارڈنگ مینس کہ میں کیا کھاؤں، کسی اور کو اس سے نہ نقصان ہوگا نہ فائدہ ہوگا، تو مجھے پوری آزادی ہے مل کے حساب سے. میں کون سی گاڑی خریدوں، میں کون سی بائک چلاؤں، میں کون سا پروفیشن چوز، کسی کو کوئی نہ نقصان ہے نہ اس سے فائدہ. تو مل کے حساب سے یہ سیلف ریگارڈنگ ایکشن ہے، سیلف ریگارڈنگ حرکت ہے، عمل ہے. تو ادر ریگارڈنگ مینس کہ اگر میری چیز سے، میری سوچ سے، میری حرکت سے دوسرے کے اوپر نقصان، تو اس کو ادر ریگارڈنگ. تو تب اسٹیٹ کا رول بنتا ہے. تو وہ کہتا ہے کہ اسٹیٹ تب تک اپنے آپ کو روکے جب تک کسی فرد کی جو ہے حرکت کسی دوسرے کے لیے نہ نقصان دہ ہو نہ فائدہ صاحب. اسٹیٹ کو اس میں کوئی مداخلت نہیں ہے. اسٹیٹ تبھی مداخلت کر سکتی ہے فرد کی آزادی میں جب تک اگر اس کی حرکت، اس کی سوچ جو ہے دوسرے کے لیے نقصان دہ ثابت ہو. جیسے ابھی میں کہہ رہا تھا ٹریفک رولز، ٹریفک والا تبھی مجھے روک سکتا ہے اگر میری ڈرائیونگ سے لوگوں کو، آنے جانے والوں کو یا باقی جو ڈرائیو کر رہے ہیں ان کو نقصان، ورنہ اسٹیٹ ٹریفک پولیس کا کوئی حق ہی نہیں ہے وہ مجھے روکے. ٹھیک ہے. تو دوسرا ہے ایسا برلن ٹو کنسپٹ آف لبرٹی. اس نے ایک 20ویں صدی میں ایک لیکچر دیا تھا جس میں اس نے اس کو انٹروڈیوس کیا تھا، کنسپٹ آف لبرٹی. وہ اسی بات کو کہتا ہے کہ نیگیٹو اور پازیٹیو لبرٹی. ٹھیک ہے، نیگیٹو لبرٹی جہاں پہ حکومت کی کم سے کم مداخلت ہو، اور دوسرا پازیٹیو جہاں پہ حکومت لوگوں کو وہ چیز پرووائڈ کرے جس کی بنیاد پہ وہ اپنی خواہشات کو پورا کر سکتے، وہ اپنی زندگی کو آگے لے جا سکتے ہیں. ان کا ذکر میں صرف آپ سرسری طور پہ ان دونوں کا ذکر کیا ہے میں نے، کیونکہ یہ دونوں جڑے ہیں آزادی یا لبرٹی کنسپٹ سے. اب ہم آج کے دوسرے سیکشن میں آئیں گے جس کا حصہ جو آج کا حصہ ہے وہ ہے ایکوالٹی یعنی مساوات، جو اس لیکچر کا دوسرا حصہ ہے. اس پہ ہم بات کریں گے. تو جب ہم بات کریں گے مساوات یعنی ایکوالٹی پہ، ہم 3 چیزوں پہ نظر رکھیں گے. ایک، مساوات کی میننگ کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے. دوسری، ڈیفینیشنز، تعریفات. تیسرا، اس کے اقسام، مساوات کے اقسام. یہ 3 چیزیں میں ابھی آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا. تو پہلے میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ ایکوالٹی یعنی مساوات کا مطلب کیا ہے. آزادی کے علاوہ مساوات کا لوگوں کی دوسری حقیقی حقوق کا حصہ مانا جاتا ہے. یعنی آزادی کے یا لبرٹی کے ساتھ ساتھ ایکوالٹی ایک بہت بڑا اہم سبجیکٹ مانا جاتا ہے پولیٹیکل سائنس میں، خاص کر پولیٹیکل تھیوری. دونوں آزادی اور مساوات جمہوریت کے 2 بنیادی ستون مانے جاتے ہیں. آج اب کسی بھی ملک ڈیموکریٹک کنٹری میں جائیے، چاہے وہ ہندوستان ہو، امریکہ ہو، فرانس ہو، اسپین ہو، یہ دونوں اہم جو ہے ڈیموکریسی کا اہم ستون مانے جاتے ہیں. نہ ایک ڈیموکریٹک کنٹری ڈیموکریٹک بن سکتی ہے اگر وہاں پہ مساوات یا آزادی، دونوں میں سے اگر ایک بھی نہیں ہے تو آپ اس ملک کو ڈیموکریٹک نہیں کہہ سکتے، کیونکہ دونوں ہر انسان کے لیے ضروری ہے، ایکوالٹی اور لبرٹی. ٹھیک ہے. اب فرانس کا انقلاب دیکھیے، اس میں بھی آپ کئی جگہوں پہ اس آزادی کے بارے میں کہا جائے، بلکہ زور دیا گیا ہے. جب انہوں نے شروع کیا جو انقلاب، تو اس پہ 3 چیزوں، ایکوالٹی، فریٹرنٹی وغیرہ جو ہے شروع ہوا تھا. لبرٹی، ایکوالٹی اینڈ فریٹرنٹی. تو فرانس کا جو ماڈرن ٹائمز کا ایک بہت بڑا ریولوشن دیکھا جاتا ہے، اس کے حساب سے دیکھا جاتا ہے تو اس میں بھی کس چیز پہ زور دیا گیا تھا؟ ایکوالٹی اور لبرٹی، دونوں چیزوں پہ زور دیا گیا تھا. اب لبرٹی کا مطلب کیا ہے؟ مساوی کے حامی اس بات پہ زور دے، جو نا مساوی ہے، ایکوالٹی کی بات کرتے ہیں، وہ کس چیز پہ زور دے؟ وہ کہتے ہیں کہ قدرت نے ہر انسان کو ایک جیسا بنایا، یعنی ہر انسان کو حق ہے، ہر انسان ایک دوسرے کے برابر ہے. آپ کسی انسان کو اگر وہ گورا ہے تو اس کو یہ نہیں کہہ سکتے آپ باقی جو ہے آپ سے انفیریئر ہے. ہر انسان، چاہے وہ مرد ہو، عورت ہو، چاہے وہ گورا ہو، چاہے وہ کالا ہو، چاہے وہ کسی کلچر سے وابستہ ہو، چاہے وہ کسی مذہب کا فالو کرنے والا، وہ برابر ہے. قدرت کے سامنے وہ بالکل ایک دوسرے کے برابر ہے. قدرت نے کوئی امتیاز نہیں کیا ہے. قدرت نے ہی گورے انسان کو پیدا کیا ہے، قدرت نے ہی کالے انسان کو پیدا کیا ہے، قدرت نے ہی عورت کو پیدا کیا ہے، قدرت نے ہی
जो है मर्द को पैदा किया। तो कुदरत के हिसाब से जो मसावत की बात करते हैं, जो इक्वालिटी की बात करते हैं, उनका मानना ये है कि इक्वालिटी के हिसाब से कुदरत ने सबको बराबर बनाया। पहले कहते थे ना, बहुत जमाना पहले, आप पढ़ सकते हो किताबों में, कहते थे कि जो औरत है पायलट नहीं बन सकती। ये गलत साबित हो गया, क्योंकि आज बहुत सारे दुनिया में बहुत सारी औरतें पायलट है, जहाज चलाती है। इसी तरह कहते थे कि औरत कोई खास काम नहीं कर सकती, मगर आज दुनिया में आप जहां भी देखेंगे वो बहुत सारे काम कर सकती है जो मर्द कर रहे थे। तो ऐसा कभी भी साबित नहीं हुआ कि औरत वो काम नहीं कर सकती जो मर्द कर सकती। आप मून स्पेस में जाइए, स्पेस में औरतें भी चलेगी। तो ये हिसाब, इस हिसाब से अगर देखा जाए तो कुदरत ने सबको बराबर कर, हाँ, कलर के हिसाब से, जेंडर के, जिन्स के हिसाब से, कद के हिसाब से, स्ट्रक्चर के हिसाब से, बात करने का तरीका, जुबान अलग है, मगर बुनियादी तौर पे कुदरत ने सबको बना दिया है। कोई गोरा है वो भी साइंटिस्ट है, कोई काला है वो भी साइंटिस्ट साबित हो गया, कोई औरत है वो भी साइंटिस्ट बनी, तो कोई मर्द है वो भी साइंटिस्ट बना। तो इस लिहाज से अगर हम देखें तो कुदरत की तरफ से कोई मसावत, ये नहीं, डिस्क्रिमिनेशन नहीं हुई। तो इसीलिए इक्वालिटी की शुरुआत इसी बात से हुई कि जब कुदरत ने सबको बराबर पैदा किया, तो हम कौन है इनमें इनइक्वालिटी या डिस्क्रिमिनेशन करने वाले? ठीक है, तमाम इंसान मसावी पैदा हुए हैं और कुदरत ने इनको ऐसा ही रखने का इरादा किया है। कुदरत ने, अगर कोई बोलता है कि गोरा या काला जो है, उसको कहा था कि नहीं, जो आपके पास कम जहन है, मगर आजकल वो सब गलत, वो बात ही गलत साबित हो गई, क्योंकि दुनिया के अलग अलग मजहब के मानने वाले, औरत वगैरह, मर्द, सब किसी न किसी तरह से एक दूसरे का काम कर सकते हैं। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए, मसावत का सही मायने ये है कि तमाम अफराद को जात पात, मजहब या जुबान या रंग या मसलक या जिन्स या पेशा वगैरह की बुनियाद पे इम्तियाज नहीं किया जा सकता। सभी बराबर है, कोई मर्द हो, कोई औरत है, कोई बुजुर्ग हो, कोई गोरा हो, कोई सब एक दूसरे के बराबर है। तो इक्वालिटी का मतलब क्या है? सब बराबर है, चाहे वो किसी मजहब से ताल्लुक रखता है, कैसे वो किसी जुबान के बोलने वाले हो, क्या है वो किसी रंग के हो, क्या है वो किसी मसलक के हो या जिन्स के हो, सब बराबर। या क्या है वो किसी भी जात से ताल्लुक रखते हो, सब बराबर है। ना आप किसी को जात की बुनियाद पे, ना आप किसी को मजहब की बुनियाद पे, ना आप किसी को जेंडर की बुनियाद पे, ना आप किसी को रंग की बुनियाद पे डिस्क्रिमिनेट कर सकते हो। ये कुदरत का कानून है, और यही जो कानून है मसावत को जो फैलाने वाले हैं, इक्वालिटी की बात में के बारे में बात करने, उनका जोर इसी बात पे। इंसान को अपनी शख्सियत की नशोनुमा के लिए जरूरी तालीम, रिहाइश गाह, कपड़ा वगैरह जो है सहूलतें हासिल की जाए। तो इक्वालिटी का मतलब कि ये हर इंसान को, चाहे वो किसी भी मजहब से हो, चाहे किसी भी जेंडर, सब के लिए बराबर जो है हुकूक मिलने चाहिए। सब बराबर है, न कोई स्टेट, न कोई स्टेट की एजेंसी, न कोई फर्द या न कोई मजहब किसी दूसरे मजहब के बारे में ये बोल सकते कि आपका हक ये नहीं। ठीक है, तो इंसान अपने हिसाब से, क्योंकि वो दूसरे के बराबर है, तो उसको भी हक वही हक है जो बाकी लोगों को है। मसावत ये भी मुराद है कि हर तरह खुसूसी मरात खत्म किया जाना चाहिए, या किसी मसावत का ये भी मतलब है, दूसरे लफ्जों में अगर हम बोलेंगे मसावत है इक्वालिटी, तो उसका मतलब ये है कि आप किसी के बारे में, किसी मजहब या जुबान वगैरह के बारे में किसी के साथ नाइंसाफी या डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। यानी दूसरे लफ्जों में इसको कहें कि इंसान के माबिन कोई फर्क नहीं होना चाहिए। मसावत के इस्लाह का मस्बत मानी सबके लिए मुनासिब मौके हो। मसावत का यह भी मतलब है कि सबके लिए बराबर जो है सहूलियतें हो। अगर स्टेट है तो स्टेट हर किसी को वही सहूलियतें जो दूसरे लोगों को दी जाती है। मजहब की बुनियाद पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी, जात पात की बुनियाद पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी, जेंडर यानी जिन्स की बुनियाद पे या किसी और चीज की बुनियाद पे किसी कोई जो है डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी, बल्कि सब के लिए बराबर जो है एक तरह से माहौल पैदा किया जो है सहूलियतें दस्तयाब हो। दो अहम डेफिनेशंस में यहाँ डिस्कस करूंगा, यानी मसावत के बारे में जो है तारीफात डिस्कस करूंगा। एक हेरोल्लास की, जिसका मानना है कि मसावत का मतलब यह है कि किसी भी शख्स को मुआशरे में ऐसा मुकाम नहीं दिया जाए कि वो अपने पड़ोसी से इस हद तक तजावुज करे जिससे पड़ोसी को शोहरत से इनकार होता हो।
ठीक है, हरवल्लास की कहता है कि आप किसी को इस तरह से, किसी के साथ इस तरह से पेश नहीं आ सकते कि वो दूसरे इंसान को कमतर या कमजोर समझे। बारकर का मानना है मसावत का मतलब तमाम लोगों के लिए मसावी हुकूक और तमाम खुसूसी मरात व हुकूक का खात्मा हो। मसावत का मतलब बारकर के हिसाब से क्या है, लोगों के लिए बराबर हुकूक मसावी तौर से ट्रीट किया जाए और वो सभी चीजों को खत्म किया जाए जिनसे जो है डिस्क्रिमिनेशन पैदा होती। जैसे हिंदुस्तान की आज़ादी से पहले कई चीज़ें जो है यहाँ समाज में थी। हमने ज़ात पात के बुनियाद पे डिस्क्रिमिनेशन होती थी, इम्तियाज़ किया जाता था, जिन्स की बुनियाद पे। जब हिंदुस्तान आज़ाद हो गया, जो हिंदुस्तान की आइन, तो उसमें उसने इन सभी चीज़ों को जो है ख़त्म किया। अब हम तीसरे सेक्शन में आते हैं, वो है मसावत के अक़साम यानी टाइप्स ऑफ इक्वालिटी। टाइप्स ऑफ इक्वालिटी जो हम जब हम बात करते हैं तो कुछ अहम चीज़ें हमारे सामने आती है। वो है फितरी आज़ादी यानी नेचुरल इक्वालिटी। फितरी आज़ादी का मतलब क्या है, या फितरी मसावत का मतलब क्या है? फितरी मसावत का मतलब यह है कि तमाम इंसानों को बतौर इंसान मसावी समझा जाए। हर इंसान इक्वल है दूसरे इंसान से, ठीक है। कुदरत का ये कानून है, जैसे मैं पहले भी बोल चुका हूं कि कुदरत ने कोई जो है फर्क नहीं, अगर वो जो ना पहले कहा जाता है कि औरत कम है, अगर वो कोई फर्क करता है औरत और मर्द के दरमियान, तो शायद वो औरत को वो दिमाग नहीं देता जिससे वो सभी काम कर सकती है जो मर्द कर सकता है। इसी तरह मर्द के बारे में, इसी तरह गोरा और काला, इसी तरह किसी जात। आज अब देखिए, आज बहुत सारे लोग वो काम करते हैं जो पहले कोई खास मजहब के या खास रंग के लोग करते थे। आज ये चीजें बिल्कुल नहीं है। तो फितरी आज़ादी का माने जो है, बुनियादी मतलब जो है ये है कि इंसान को कुदरत ने बराबर पैदा किया है। इंसान किसी कई जिस्मानी खुसूसियत या जहनी सलाहियत एक तरफ करके सभी इंसान हुकूक और आज़ादियों से बराबर हो, ठीक है। हर इंसान बराबर है। दूसरा सोशल इक्वालिटी। अब ये सोशल इक्वालिटी क्या है? समाजी मसावत का मतलब ये है या मुराद है मुआशरे में हर तबके के लोगों को बगैर किसी इम्तियाज यानी डिस्क्रिमिनेशन के मसावी हुकूक तरक्की के मुनासिब मौका हो। सोशल इक्वालिटी, समाजी मसावत का मतलब क्या है कि आप किसी को जात की बुनियाद पे डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, आप किसी को जेंडर की बुनियाद पे जो है डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, आप किसी को जो है मजहब की बुनियाद पे डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। समाजी इक्वालिटी का मतलब यह है हर इंसान समाज में बराबर है। आप ये किसी को ये नहीं बोल सकते हैं कि आप काले हो तो आप मुझसे कमजोर हो या मुझसे इंफीरियर हो। आप किसी को ये नहीं बोल सकते आप औरत हो इसलिए आपको इस चीज में हक, सियासत में या इक्तिसादी हालत में हक, या बोलने का कोई हक नहीं। समाजी मसावत का मतलब यह है कि हर इंसान बराबर है समाज में, किसी भी तरह से, चाहे वो जात हो, चाहे वो मजहब हो, चाहे वो रेस या नस्ल हो, इस चीज को लेकर कोई डिस्क्रिमिनेशन, कोई इम्तियाज नहीं होना चाहिए। तो सोसाइटी में सभी बराबर है। जैसे हम कश्मीर के बाद में या बहुत सारे जगहों पे आप देखते होंगे, हम लोग जब शादी करते हैं वो देखते हैं जात पात क्या है, ठीक है। तो ये गलत है। समाजी मसावत इन चीजों को रद्द करता है, कहता है कि कोई भी जात का हो, कोई भी जिन्स का हो, कोई भी नस्ल का, वो बराबर है दूसरे लोगों से। तो सोशल इक्वालिटी मीन्स समाज में इन चीजों को रद्द करना। तीसरा है शहरी आजादी यानी सिविल लिबर्टी। शहरी मसावत का मतलब है कि तमाम लोग को और समाजी ग्रोह को मसावी हुकूक और आजादियों का हसूल हो। शहरियों को मसावी हुकूक देना शहरी मसावत का बुनियादी मकसद है। यानी जब हम किसी मुल्क के सिटीजन हैं तो हम पे कई सारी जो है, यहाँ पे इंग्लिश में लिबर्टी लिखा है मगर ये इक्वालिटी का है, सिविल लिबर्टी। तो शहरी मसावत का मतलब ये है कि मुआशरे में सभी लोग कानून के सामने बराबर। जैसे मैं हिंदुस्तान का बाशिंदा हूं, कोई और जो है वो हो सकता है वो पॉलिटिकल लीडर हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेट हो, उसके भी वही हक है, वही कानून उसको और मुझ में कोई इम्तियाज ना करे, ठीक है। सिविल लिबर्टी मींस मुझे वो सभी हुकूक है जो किसी पॉलिटिकल लीडर को, जो किसी ब्यूरोक्रेट को, जो किसी डॉक्टर को, ठीक है। तो शहरी आजादी, क्योंकि मैं एक हिंदुस्तान का बाशिंदा हूं इसलिए मुझ पे वही कानून है लाजिम जो दूसरे किसी और शख्स पे, और कानून के सामने मैं और बाकी हिंदुस्तान की जो बात है एक बराबर है, कानून के सामने कोई इम्तियाज नहीं है।
चाहे वो कोई भी इंसान हो, चाहे वो मर्द हो, औरत हो, कोई ब्यूरोक्रेट, कोई बहुत बड़ा आदमी हो या गरीब आदमी हो, कानून के सामने सभी बराबर है। ये है शहरी आजादी यानी सिविल इक्वालिटी का मतलब। शहरी एक और चीज जो है सियासी पॉलिटिकल इक्वालिटी का मतलब ये है कि इक्वालिटी यहाँ पे भी इंग्लिश में गलत लिखा है, मगर सियासी मसावत का माने है कि हर फर्द को वोट डालने का पूरा हक है, हर फर्द को जमहूरियत का हिस्सा बनने का पूरा हक है, ठीक है, हर फर्द को सियासत का हिस्सा लेने का पूरा हक है, हर फर्द को जो है जो कानून पार्लियामेंट में हिस्सा लेने का पूरा हक है। इसके साथ साथ इकोनॉमिक इक्वालिटी, मायशी, हर इंसान को पूरा हक है कि वो अपने हिसाब से मायशी हालत को चलाए। उसके सामने इसके आगे लीगल यानी कानूनी मसावत, लीगल कानून के सामने सभी बराबर है। ये खास इक्वालिटी जो शुरू हुआ था, बल्कि ये सिर्फ जागीरदाराना सिस्टम को खत्म करने के लिए शुरू हुआ था, ठीक है। ये सभी चीजें जो है इक्वालिटी के टाइप्स हैं, मसावत के अक़साम थे। इसके साथ मैं आप सबका शुक्रिया कहता हूं, आपको नमस्ते कहता हूं। मुझे उम्मीद है आप लोगों ने इस लेक्चर से पूरा फायदा उठाया होगा। थैंक यू।